ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि भाव कुंडली में क्या दिखाते हैं। ये उसका दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने ऑलरेडी 6 भावों को कवर किया है, जिसमें ये जाना है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे भाव किन किन चीज़ों के कारक होते हैं कुंडली में, वो क्या क्या दिखाते हैं। यदि आप वह नहीं जानते तो आप पहला वीडियो ज़रूर देखें। आज हमारा उसका ही ये सीक्वल दूसरा भाग है, जिसमें हम बचे हुए 6 भावों के बारे में जानेंगे। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव कुंडली में क्या दिखाते हैं, किन चीज़ों के वह कारक माने गए हैं, उसको बखूबी समझने का प्रयास होगा। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी ज्योतिष की बेसिक सीरीज चल रही है, जिसमें हम जो बुनियादी तत्व हैं, ज्योतिष के आधारभूत अवधारणाएं हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, उनको समझ रहे हैं। और इसमें हमने ऑलरेडी कई सारी चीज़ों के बारे में विविधता से और गहराई से जानकारी हासिल की है। यदि आपने वह वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक कार्ड सेक्शन में भी दिखाया जा रहा है और चैनल में भी उपलब्ध है। आज हम जानेंगे कि भाव क्या रहे और बचे हुए जो भाव शेष रह गए थे वह किस किस चीज़ों के कारक होते, क्या क्या संबोधित करते हैं कुंडली में। और पहला भाग, जैसा मैंने कहा, उसमें हमने 6 भावों को कवर किया। आज बचे 6 भाव पूरे किए जाएंगे। तो इसमें 7वें भाव से शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 7वां भाव जो है वो पुरुष के ठीक विपरीत होता है, ठीक सामने होता है। पुरुष कौन है? पहला भाव। और यदि आप ये प्रकृति पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं समझते तो पहला वीडियो देखें, इस बेसिक सीरीज का पहला पार्ट। उसमें यह बताया गया है कि पुरुष कैसे उत्पन्न होता है और ठीक एक पुरुष के लिए प्रकृति कैसे बनती है। तो 7वां भाव जो है पहले के ठीक सामने पड़ता है, इस वजह से वो प्रकृति को दिखाता है। हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति और दूसरा जो समाज, जो दुनिया, जो एक वातावरण और माहौल, हम जहाँ जीवित हैं माया में, वह भी 7वां भाव है। तो प्रकृति का भाव माना गया। इसके ही कारणवश यह माया का होता है। मटीरियल वर्ल्ड, जिस भौतिक जगत में हम जीवित हैं, वह 7वें भाव से देखते हैं। और इस भौतिक जगत का एक अभिन्न अंग जो है वो समाज है, सोसाइटी। तो जो दूसरे लोग हैं, एक आप और आपके सामने कौन? तो आपके सामने समाज, भौतिक जगत जहाँ पे आप जीवित हैं, और यू आर कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंसिंग योर लाइफ इन दिस डोमेन। तो आप लगातार अपने जीवन को अनुभूत करते हैं भौतिक जगत में। तो पहला भाव प्रकृति, समाज और भौतिक जगत और माया का माना गया है। इसके अलावा 7वां भाव जो है, 7वां भाव वह विवाह का भी है, संबंधों का भी है और जीवन साथी को दिखाता है। तो 7वां भाव बहुत महत्वपूर्ण बनता है विवाह के लिए, मैरिज, स्पाउस एंड रिलेशनशिप्स। 7वां भाव व्यापार का भी माना गया है, बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड पार्टनरशिप्स के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 7वां भाव पद प्राप्ति का होता है, क्योंकि 10वां भाव करियर का है। 10वां भाव मान, पद, प्रतिष्ठा और जो भी जीवन में व्यक्ति हासिल करता है। तो भवाद भवम के कॉन्सेप्ट के मुताबिक 7वां भाव 10वें से 10वें स्थान पे पड़ता है, इस वजह से इसे पद प्राप्ति का भाव भी माना जाता है। इसके अलावा 7वां भाव हमारी सामाजिक छवि, हमारी एक पर्सोना, जिसे हम कहते हैं कि लोग हमारे बारे में कैसी धारणा रखते हैं, वह हमारे बारे में कैसा हमको सोचते हैं, और हमारा जो भी मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान जो भी हमें जीवन में प्राप्त होता है, ख्याति हो, सुख्याति या कुख्याति, वो तो कुंडली बताती है। पर यह बात रहती है कि सामाजिक छवि अच्छी है या खराब, ये सप्तम भाव के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। लग्न और सप्तम भाव, खास तौर से सप्तम भाव, 10वां भाव। तो 7वां भाव पब्लिक इमेज एंड पर्सोना का भी लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा 7वां भाव जो है वह चकाचौंध का है। तो शो एंड ग्लैमर, हर वह चीज़ जो आपको अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। इसीलिए यह भी एक बात है कि भौतिक जगत में हर वह चीज़ें मौजूद है, उपलब्ध है, जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। हम इंद्रियों से द्रवित व्यक्ति हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जो टेम्पटेशन जिसे कहें, आकर्षित विषय या वस्तु, उसके प्रति
द्रवित होते हैं। तो यहाँ पे वह चीज़ कौन है, प्रकृति का निर्माण जहाँ हुआ है वहाँ ये उपलब्ध होगा। तो यहाँ पे शो एंड ग्लैमर चकाचौंध आती है। क्रिएटिविटी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सातवां और पांचवा भाव, पांचवा भाव के बारे में पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पांचवा भाव मुख्य भाव होता है सृजन का, कला का, मनोरंजन का। पर सातवां भाव भी बड़ा महत्वपूर्ण जो है हिस्सा उसका माना गया है क्रिएटिविटी में, कला में। और किसी भी प्रकार की कलाएं हों, खास तौर से अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं तो सातवां भाव और ज़्यादा मदद करता है। पर यहाँ पे हम किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी सप्तम भाव से देखते हैं। इसी वजह से यह मनोरंजन और परफॉर्मिंग आर्ट्स और कनेक्शन विद मासेस, मास कम्युनिकेशन के जितने फील्ड हैं उनके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, कस्टमर रिलेशंस के लिए बड़ा शुभ होता है। ऐसे ही सातवां भाव हमारे भीतर की वासना का होता है, काम वासना। और ध्यान रखें, मैंने दूसरे वीडियो में कैटेगराइजेशन बताया था कि ग्रह भाव कितने कितने प्रकार के होते हैं। उसमें त्रिकोणों की बात हुई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के त्रिकोण हैं, जिसमें सातवां भाव काम त्रिकोण का मुख्य हिस्सा है। तो यहाँ पे हमारे पास सातवां भाव जो है वो काम और वासना इसका मुख्य कारक बनता है, सातवां भाव और आठवां भाव भी। पर सप्तम भाव जो है वह विशेष रूप से लस्ट एंड सेक्सुअलिटी गवर्न करता है शरीर के भीतर। सातवें भाव को हम मारक स्थान भी कहते हैं। इसका भी जैसे मैंने पहले उल्लेख किया हुआ है कि कितने प्रकार के भाव होते हैं, कैटेगराइज कैसे किया जाता है, तो उसमें मार्केश स्थानों की भी बात हुई है। सातवें भाव को मारक स्थान माना जाता है क्योंकि यह अष्टम से 12वें स्थान पे पड़ता है, इस वजह से। और दूसरा, अगर हम अंगों की, शारीरिक अंगों की बात करें तो यह यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा और सातवां भाव बहुत जिम्मेदार बनते हैं प्रजनन क्षमता के लिए। और किसी भी तरीके की हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंगों की बात करें, चाहे महिला हो या पुरुष, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पांचवें और सातवें भाव से देखे जाते हैं, मुख्यतः सातवें भाव से देखे जाते हैं। और यूरिनरी सिस्टम सप्तम भाव से देखते हैं। सातवां भाव एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन को भी दिखाता है। और जेनिटल ऑर्गन्स, गुप्तांग जितने हैं वह भी सप्तम भाव के अधीन आते हैं, सातवें और अष्टम दोनों के अधीन आते हैं। तो ये सातवां भाव हुआ। अब आठवां भाव जानते हैं। आठवां भाव देखिए दुस्थान माना गया है। दुस्थान क्या होता है ये नहीं जानते तो आप दूसरा वीडियो देखिए जिसमें मैंने ये बातें कही हैं कि दुस्थान और अलग अलग कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है, विभाजन किया गया है अलग अलग भावों का। तो दुस्थान है दूसरा। यह जो है मारक स्थान भी माना गया है। तो मारक स्थान होता है, मारकेश क्या है, ये वो अशुभ माने जाते हैं, किसी भी तरीके की दिक्कतें पैदा करने की क्षमता होती है, इन शॉर्ट। दूसरा बात यह रहती है कि आठवां भाव जो है मुख्य रूप से उतार चढ़ाव, किसी भी तरीके की जो है जीवन में अस्थिरता और आकस्मिक गतिविधियां और परिवर्तनों को दिखाता है। चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन अप्स एंड डाउन्स एंड चेंजेस और अनसर्टेनिटी, इनस्टेबिलिटी किसी भी तरीके की जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो सकती, चाहे वो करियर में हो, चाहे फाइनेंसिस में हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं में हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, किसी भी सूरत में देखने मिल सकती है। पर यह चीज़ें अगर ज़्यादा हैं जीवन में तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव का प्रभाव अधिक होगा। तो अनसर्टेनिटी, अप्स एंड डाउन्स, चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है आठवां भाव। इसके अतिरिक्त आठवां भाव असाध्य रोगों को दिखाता है जो कि ठीक नहीं हो सकते। जेनिटल जेनिटल ऑर्गन्स का तो कारक है ही, बट जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो पैदाइशी समस्याएं हैं किसी को हो जाती हैं बच्चों को, तो वह भी यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार हो गए तो आप उसे मैनेज भले ही कर सकें पर सुधार कभी नहीं सकते, उसका क्योर नहीं होता है। तो अष्टम भाव उन चीज़ों का, उन रोगों का कारक बनता है। आठवां भाव दुर्घटना का है और सर्जरी का है, चोट लग जाने के शरीर पे किसी तरीके के बने एक तरीके से भाव, तो वो है अष्टम भाव। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, एक्सीडेंट, इंजरी, सर्जरी आठवें भाव के अधीन आता है। किसी भी तरीके की मानसिक आघात, मानसिक ही नहीं, किसी भी तरीके का आघात, ट्रॉमा और अब्यूज़, वह भी शोषण, पीड़ा और आघात हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो ट्रॉमा एंड अब्यूज़ ऑफ एवरी काइंड, मेंटल, इमोशनल, वर्बल, फिजिकल, सेक्सुअल, एनी काइंड, 8th हाउस। इसके अलावा अष्टम भाव मृत्यु का भी है और आयु का भी है। ये डिपेंड करता है कि आठवें भाव के स्थिति कैसी है। अगर आठवां भाव खराब है, उसका स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, लग्न कमजोर है, तो ये मृत्यु को ज़्यादा जो है प्रश्रय देने लग जाएगा।
पर अगर लग्न मजबूत है, लग्न का स्वामी अच्छा है और अष्टम भाव मजबूत है तो ये आयु की वृद्धि कर देगा। तो आठवां भाव दोनों रोल प्ले करता है, मृत्यु भी दे सकता है और आयु बढ़ा भी सकता है। ये कुंडली पे निर्भर करेगा कि आठवां भाव है कैसा। इसके अलावा आठवां भाव छुपी हुई चीज़ों को दिखाता है, रहस्यों को दिखाता है, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज एंड हिडन थिंग्स कुछ भी हो सकती हैं। ज्योतिष है, तंत्र है, ऑकल्ट साइंसेज हैं, ये सब आठवें भाव के तहत आते हैं। सारी जो खनिज पदार्थ हैं जो हमारे जो सृष्टि के भीतर, धरती के भीतर से निकलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एवरी काइंड, वो अष्टम भाव से देखते हैं। इसके अलावा आठवां भाव मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर से भारी उद्योग जितने, हैवी इंडस्ट्रीज़ जितनी हैं, वो सब अष्टम भाव से देखी जाती हैं। आठवां भाव छुपी हुई चीज़ों को दिखाता है, इसी वजह से वह रिसर्च, डेवलपमेंट, एनालिसिस, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। जो लोगों का काम इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, अष्टम भाव कहीं ना कहीं बहुत रोल प्ले करेगा आपकी कोई केस में। इसके अलावा आठवां भाव कर का होता है, टैक्सेस, और दूसरों के पैसे का होता है, इंश्योरेंस का होता है, रिटायरमेंट का होता है, सेवानिवृत्ति, तो वह भी अष्टम भाव से। आठवें भाव से ससुराल पक्ष को देखते हैं, इन लॉज, आपके कोई भी इन लॉज हो सकते हैं, आठवें भाव से देखा जाता है। आठवां भाव षड्यंत्र का है, राजनीति का है, और पीठ पीछे किसी तरीके के कूटनीतिक षड्यंत्रकारी गतिविधियाँ, पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसी, स्कैम, स्कैंडल एंड इंट्रीग आठवें भाव से देखा जाता है। इसके अलावा अष्टम भाव किसी भी तरीके का विध्वंस और विनाश यह भी दिखाता है। तो डिस्ट्रक्शन या वॉयलेंस, किसी तरीके के लड़ाई झगड़े, क्राइम, अपराध किसी भी तरीके का, यह भी अष्टम भाव पैदा कर सकता है अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो। इसके अलावा अष्टम भाव और छठा भाव दोनों के दोनों संघर्ष, बाधाएं और असफलताएं जीवन में बढ़ाते हैं, और यह दुख पीड़ा को भी बढ़ाते हैं, दुख पीड़ा और संताप। तो सॉरो, मिजरी एंड सफरिंग इंक्रीज करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर ये अच्छे व्यवहार नहीं कर रहा, अगर अच्छे व्यवहार कर भी रहे हैं तो भी ये देंगे ज़रूर कहीं ना कहीं। कितने भी ब्रिलियंट हों कुंडली में आठवें और छठे भाव, ऐसा हो नहीं सकता कि व्यक्ति संघर्ष, बाधाएं, असफलताएं, दुख पीड़ा और संताप ना झेले, असंभव है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होंगी, पर आप अगर अच्छे हैं ये भाव कुंडली में तो बाहर निकलेंगे और पहले से बेहतर स्थिति पर पहुँचेंगे। पर खराब है तो ये स्थितियाँ लगातार और दुरूह होती चली जाती हैं, ये कुंडली बताएगी। पर यह अष्टम भाव का स्वभाव है, इन चीज़ों का वो कारक है। इसके अलावा आठवां भाव विरासत का होता है, विरासत जो आप छोड़ के जाते हैं, लीगेसी, और दूसरा जो आपको मिलती है, इनहेरिटेंस, तो वह भी अष्टम भाव है। ज़मीन जायदाद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। चौथे और आठवें भाव के हाथ में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खासतौर से ज़मीन, और आठवां भाव कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर जैसा मैंने कहा, अष्टम भाव छुपी हुई चीज़ों का है, रहस्यात्मक विषय वस्तुओं का है। तो तंत्र, ध्यान, साधना, ज्योतिष, हर प्रकार के गुप्त विद्याएं अष्टम भाव के तहत आती हैं। और क्योंकि यह मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है, इस वजह से यह योग, समाधि, तपस्या और साधना का मुख्य भाव माना जाता है। वैराग्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। चौथे और आठवें भाव अगर ढंग के नहीं होंगे, व्यक्ति के भीतर ज्ञान कितना ही हो, वैराग्य असंभव है कि आ जाएगा। इसके अलावा आठवां भाव जो होता है वो अलौकिक विषय वस्तु या गतिविधियों का माना गया। पैरानॉर्मल थिंग्स एंड इंट्यूशन, पूर्वाभास के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं कुछ लोग, तो वो भी यहाँ पे देखने मिलता है। इसके अतिरिक्त आठवां भाव जो है वह गुप्तांगों का है। शरीर की अगर बात करूं, जेनिटल ऑर्गन्स, स्पाइनल कॉर्ड का है, रीढ़ की हड्डी, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है शरीर का, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, रेक्टम एंड एनस, दैट इज़ फ्रॉम 8th हाउस, उसको हम देखते हैं। और पेल्विक रीजन जो हमारा होता है, कमर का हिस्सा होता है, लोअर एब्डोमेन होता है, वह अष्टम भाव से देखा जाता है। तो ये आठवां भाव है। अब नवा भाव देखते हैं। नवा भाव देखिए क्या है। नवा भाव बहुत महत्वपूर्ण माना गया कुंडली में, क्योंकि यहाँ से सृजन प्रारंभ होता है। पहले वीडियो में इस बात की भी चर्चा की गई कि कैसे सृष्टि का आरंभ हुआ है, कैसे हम बने हैं। तो उसमें 2 स्थानों से सृजन शुरू होता है, 5वें और 9वें भाव से। यदि आप ये चीज़ें नहीं समझ रहे, पहला वीडियो देखिए, ये बात समझ पाएंगे। तो नवा भाव जो है वह सृजन के लिए जिम्मेदार है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग ऑफ द क्रिएशन इटसेल्फ। तो नवा भाव इस वजह से मुख्य स्थान माना गया पिता का। हाँ, और पिता, क्योंकि हमारे जीवन में, हम जो जीवन में आए माता पिता के द्वारा आए हैं, उन्होंने हमको जन्म दिया है। तो हमारा जो स्रोत है आने का, शरीर का जो स्रोत है, वह
नवम भाव से देखा जाएगा, पिता के स्थान से देखा जाएगा। दूसरा यह भी कि मूल स्रोत क्या है, मूल स्रोत भी इस वजह से नवम भाव से देखा जाता है। आपके पिता ही नहीं, आपके पूरे पूर्वज नवम भाव से देखे जाएंगे, क्योंकि लीनियज चलती चली जा रही है। पिता को किसने जन्म दिया, उनके पिता को किसने जन्म दिया, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सब शुरू होगा, इनिशियल क्रिएशन। तो नवम भाव इज द फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट हाउस फॉर इनिशियल क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। एंड सेकेंड थिंग, नवा भाव जो होता है वह धर्म का माना गया है। धर्म बहुत जरूरी है, जो हमको इंसान बनाता है। हम शरीर से खाली इंसान नहीं होते हैं, हम शरीर से ह्यूमन नहीं हैं, हम पैदा जानवर होते हैं और कई लोग जानवर मर भी जाते हैं। बट पॉइंट हियर इज कि वेदर यू हैव बिकम ह्यूमन और नॉट, एक पशु और मनुष्य में फर्क जो होता है वो धर्म का होता है। पशु धर्म का पालन नहीं करता, पशु को पता भी नहीं होता कि धर्म क्या है, पर मनुष्य के भीतर ये कैपेसिटी है, इतनी क्षमता ईश्वर द्वारा दी गई है कि आप धर्म बना सकें और उसका पालन कर सकें। तो यही चीज़ जो है नवम भाव हमारे भीतर वह गुण पैदा करता है जिसे हम नैतिकता कहते हैं, मनुष्यत्व कहते हैं, जो आपको मनुष्य बनाता है। तो धर्म का मुख्य भाव नवम भाव है। और धर्म यहाँ पे कोई ड्यूटी है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। हालांकि नवा भाव रिलीजन भी दिखाता है कि आप किस संप्रदाय और धर्म जाति के अनुयायी हैं, पर मुख्य रूप से धर्म का अर्थ है योर ड्यूटी, मॉरलिटी, आइडियल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स एंड वर्च्यूज़ जो आपने अपने लिए खुद बनाए हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। तो नवा भाव ही धर्म का है, नवा भाव ही अधर्म का भी है। तो अगर नवा भाव बर्बाद है कुंडली में तो व्यक्ति अधर्मी होगा, अच्छा है तो धार्मिक होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे नवम भाव बहुत महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि नवम भाव ही हमें मनुष्य बनाता है, शारीरिक रूप से नहीं, आंतरिक रूप से। दूसरा, नवा भाव ज्ञान का है, हर प्रकार का ज्ञान, कोई भी। तो भौतिक जो एक विद्या है और ज्ञान है वह भी इसके आते, मटीरियल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। तो नवम भाव गहरी सोच के लिए भी बड़ा जिम्मेदार होता है, दूरदर्शिता का माना जाता है। और ज्ञान या अर्थात विस्डम, सिर्फ विद्या नहीं, ज्ञान भी। विद्या तो हम पंचम भाव से भी देखते हैं, पर ज्ञान अर्थात विस्डम, नॉट ओनली द नॉलेज बट और द लर्निंग बट द विस्डम इटसेल्फ, जो अनुभव के साथ व्यक्ति सीख चुका है, वह नवम भाव से देखते हैं। और हर प्रकार के उच्च ज्ञान को भी हम नवम भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे और उच्च शिक्षा के लिए भी नवम भाव ही देखा जाता है, मास्टर्स वगैरह भी हम नवम भाव से देखते हैं। नवा भाव जो है इस वजह से दर्शन शास्त्र और आध्यात्म और धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है। पूर्व जन्म कर्म इसी से देखा जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म कर्म अर्थात आपकी स्टार्ट कहाँ से हुए हैं। ये जीवन एक है, इससे पहले आपकी पोजीशन क्या थी, उससे पहले क्या थी, उससे पहले क्या थी। तो फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी, कहाँ से यात्रा प्रारंभ है आपके सृजन की। तो पूर्व जन्म कर्म नवम भाव, पांचवा और नवा भाव। नवा भाव भाग्य का होता है, और भाग्य देखिए कर्म से ही बनता है, बट एक जन्म के कर्म से नहीं बनता, कई जन्मों के कर्मों से चलता चला आ रहा है। तो संचित कर्म आए, उनसे भाग्य बना, और फिर प्रारब्ध कर्म आए, उनसे भाग्य बना। तो नवम भाव ही जिम्मेदार बन जाता है भाग्य के लिए। अगर नवा भाव कमजोर है तो व्यक्ति मेहनती हो सकता है, पर भाग्य के द्वारा जो हमको मौके मिलते हैं वो आसानी से नहीं मिलते। तो नवा भाव भाग्य का होता है, और भाग्य जितना प्रबल होगा, अच्छा होगा, सौभाग्य होगा। दुर्भाग्य भी होता है, नवम भाव अगर खराब होगा तो दुर्भाग्य देगा, अच्छा होगा तो सौभाग्य देगा। और सौभाग्य है तो ऑब्वियसली संघर्ष जीवन में घट जाता है, व्यक्तियों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी बाकी लोगों को करनी पड़ती है। तो नवा भाव भाग्य की वृद्धि करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा उच्च ज्ञान और शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण, और इसी कारणवश गहरी सोच का होता है, इसलिए हम इससे भी रिसर्च यानी शोध और आविष्कार देखते हैं। इन्वेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नवम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा इससे हम गुरु और शिक्षक देखते हैं। पांचवा नवा भाव गुरु और शिक्षकों का है, पर खास तौर से ऐसे गुरु जिनसे हमें लगातार बहुत चीज़ें सीखने मिलें, जीवन में वह पथ प्रदर्शित करें, जीवन जीने के लिए हमको एक नया मार्ग दिखाएं, वैसे गुरु इसमें ज़्यादा आते हैं। जो आपको कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं वो पांचवें भाव से भी देखे जा सकते हैं, पर ऐसे गुरु जो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपके
लिए महत्वपूर्ण एक ज्ञान का मार्ग तैयार करने में सहायता करें, वह गुरु इसके भीतर आएंगे, नवम भाव। तो आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं और भौतिक गुरु किसी भी आपके जैसे मेंटर्स हो गए, कोचेज हो गए, यह भी इससे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा नवा भाव धर्म का है, संस्कृति का है। धर्म मतलब रिलीजन, यहाँ पे धर्म का अर्थ रिलीजन एंड कल्चर, तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर नवे भाव से हम जैसा मैंने कहा पिता और पूर्वज देखते हैं, और ये यात्राओं का होता है। तो पिलग्रिमेज खास तौर से, यानी कि धार्मिक यात्राएं अगर हैं तो और भी ज़्यादा, पर किसी भी तरीके का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, और ये कानून का है। धर्म का अर्थ एक और होता है न्याय, धर्म के साथ साथ न्याय जरूर आता है। तो न्याय यानी कानून हो गया, न्याय हो गया, न्याय व्यवस्था हो गई, कानून बनाना हो गया। तो लॉ एंड लेजिस्लेशन और जस्टिस नवम भाव से देखते हैं। यही इसी कारणवश ये पॉलिसी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब आपने कानून और प्रशासन बना तो दिए नियम कायदे, बट उसका पालन कौन कराएगा? तो उसके लिए प्रशासन की आवश्यकता है, प्रबंधन की आवश्यकता है, नीति लागू करने वालों की आवश्यकता है। ऐसे ही नवा भाव जो होता है वो तीसरे के ठीक सामने पड़ता है, तो तीसरा भाव लेखन का। ऐसे ही नवम भाव भी लेखन और प्रकाशन में और प्रकाशन में बड़ा मदद करता है। तो हमारे पास जो है प्रिंटिंग हो गई, राइटिंग हो गई, पब्लिशिंग हो गई, इनके लिए मीडिया सेक्टर के लिए भी शुभ माना जाता है। और नवा भाव लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी का भाव माना गया। तो लक्ष्मी का स्थान मतलब जैसा मैंने कहा सौभाग्य जो जीवन में लाए और संपन्नता जो जीवन में लाए। लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन नहीं होता है, तो धन उसका एक हिस्सा है, पर मुख्य रूप से भाग्य और समृद्धि यह भी लक्ष्मी के अधीन है। तो नवा भाव इसका भी माना गया। फिर इसके अलावा अंगों की बात करेंगे तो ये पेल्विक रीजन है, जांघें हैं, फैट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और आर्टरीज और ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए जितने भी भाव मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इसमें हर भाव की राशि भी आएगी। तो जैसे नवम भाव में कौन सी राशि फॉल करती है काल पुरुष कुंडली में? धनु राशि। ऐसे ही तुला 7वें भाव में आती है। तो जितने भी भावों की चर्चा की गई है अभी तक सारे, उसमें उस राशि के भी गुण आएंगे, मतलब राशि में भी यही सिमिलर चीज़ें दिखाएगी। यानी अगर धनु राशि को भी देखें और नवे भाव को देखें तो दोनों में सिमिलर सेम चीज़ें नजर आती हैं। धनु राशि भी धर्म, ज्ञान, अध्यात्म, दर्शन, इन सब चीज़ों की मानी गई है, और ऐसे ही नवा भाव भी माना गया। तो जो एक करस्पॉन्डिंग राशि है हर भाव की, वह जो गुण यहाँ भाव में है वही राशि में भी आएंगे। ऐसे ही अब 10वां भाव देखते हैं। 10वां भाव कर्म स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, केंद्र स्थान माना गया है। केंद्र स्थान ज्योतिष में कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव माने जाते हैं। तो यहाँ पे कर्म का भाव है, और कर्म जीवन में लगातार चलता है जब तक आप जीवित हैं। तो यहाँ पे कर्म का अर्थ है हर वह काम जो व्यक्ति जीवित रहते हुए करे। सांस ले रहे हैं, ये भी कर्म है, भले ही आप महाअकर्मण्य इंसान क्यों ना हो, बट फिर भी जीवन में खाना खाना, सांस लेना तक भी अगर कर्म माना गया तो कर्म 10वें भाव से देखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे इसको बहुत महत्ता दी जाती है ज्योतिष में। तो कर्म स्थान माना गया, और क्योंकि सबसे अधिकतम कर्म हम अपने जीवन में चीज़ों को व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, तो यह करियर और प्रोफेशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपका क्या करियर होगा, आपका प्रोफेशन कैसा होगा, कौन से क्षेत्र में काम करेंगे, और जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे उसमें सुखी होंगे, दुखी होंगे, संतुष्टि होगी नहीं होगी, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, प्रोग्रेस होगी नहीं होगी, ये सब 10वें भाव पे डिपेंड करता है। तो 10वां भाव एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर करियर, प्रोफेशन एंड वर्क प्लेस। इसके अलावा 10वां भाव इसी वजह से क्या होगा, मटीरियल प्रोग्रेस, भौतिक सफलता और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि हमारी भौतिक सफलता हमारे काम पर निर्भर करती है और हमारे धन पर निर्भर करती है, और धन निर्भर करता है कार्य पर। तो आप जो काम करते हैं उससे आय बनती है, इनकम, और इनकम से एक अच्छा जीवन जी पाता है व्यक्ति। तो मटीरियल प्रोग्रेस एंड सक्सेस के लिए भी 10वां भाव महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज़ें, यह भाव खराब होगा, जितना पीड़ित होगा उतनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, अप्स एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशंस करियर में नजर आएंगे, और इसी कारणवश भौतिक सफलताएं नहीं मिलती, वक्त पे नहीं मिलती, यदि मिलती भी हैं तो वह लंबे समय ठहरती नहीं है। तो इसके लिए भी 10वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सारे उच्च पद हर जगह के, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल हाई पोजीशंस एंड पावरफुल पोजीशंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड
8वां 10वां भाव, चौथा भाव। ऐसे ही इसके कारणवश ये किसका कारक बनता है? सरकार, राजनीति, प्रबंधन, प्रशासन और अधिकरण, इनका जो है कारक बन जाता है। लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता, तो लीडरशिप, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, इन सब के लिए बहुत 10वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, तो कानून का जो पालन है, 9वां भाव कानून बनाने वाला, 10वां भाव कानून का पालन कराने वाला, तो यह मुख्य भाव प्रशासन के लिए और राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही 10वां भाव, जैसे मैंने कहा 7वां भाव 10वां भाव दोनों पब्लिक इमेज के लिए, स्टेटस के लिए, समाज में हमारी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान कुछ होगा कि नहीं होगा, यह 10वां भाव बताता है। ऐसे ही प्रसिद्धि कुछ है कि नहीं है, और ख्याति है भी तो क्या अच्छे दृष्टिकोण वाली है, सुख्याति है या कुख्याति है, 10वां भाव बताएगा। ऐसे ही यहाँ पे घुटने हैं, और ख़ास तौर से जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, हड्डियाँ और मसल्स, 10वां भाव से देखते हैं। इसके लिए मकर राशि भी बहुत होती है इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने कहा, जो गुण भाव में है वही सेम गुण उस करस्पॉन्डिंग राशि में होंगे। तो 10वें भाव में काल पुरुष कुंडली में कौन सी राशि पड़ती है? मकर। तो मकर में भी सेम गुण नजर आएंगे जो 10वें भाव में होते हैं। तो ये 10वां भाव हुआ। 11वां भाव देखते हैं। 11वां भाव बहुत ये भी महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि ये इच्छाओं का है। हम अपने भीतर इच्छा करते क्या हैं? क्योंकि पहले इच्छा होगी तभी तो कर्म होगा। कर्म के लिए पहले इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा अगर है तो फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे 11वां भाव जो है वह सबसे पहले डिज़ायर्स का माना गया। कोई भी डिज़ायर हो सकती है 11वां भाव। इसके अलावा लाभ, गेन्स, तो किसी भी प्रकार के गेन हो, किसी भी प्रकार के लाभ हो, ये सिर्फ धन का लाभ नहीं होता है। धन का लाभ इनमें से एक हिस्सा है। ये किसी भी तरीके के लाभ को दिखा सकता है। तो मान लीजिए 11वां भाव बहुत अच्छा है, तो क्या होगा? व्यक्ति के जीवन में संघर्ष घट जाएंगे। 9वां भाव लग्न, 11वें भाव शुभ हैं, 10वां भाव अच्छे हैं, तो कुंडली में भाग्य मजबूत है। जीवन में कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम और अच्छे स्तर तक व्यक्ति अपने जीवन को बहुत समृद्ध तरीके से, खुशहाल तरीके से जीता है। तो यहाँ पे 11वां भाव क्या है? इच्छाएं, और बाकी भाव निर्भर करेगा कि वह क्या उस इच्छा को पूरा होने देंगे या नहीं। तो लाभ 11वां भाव का हिस्सा माना गया। इसीलिए क्योंकि लाभ का एक महत्वपूर्ण अंग है वित्त और धन, तो हम धन का लाभ भी 11वें भाव से देखते हैं। और 11वां भाव बहुत अहम हिस्सा जो है निभाता है हमारी आय के स्रोत में। सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगी आपकी? तो 11वें भाव का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि किस तरीके का काम करके व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाएगा। इसके अलावा 11वां भाव सोशल सर्कल और नेटवर्किंग का होता है, वाइड एरिया कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का होता है। और इसी कारणवश हम इससे मीडिया, नेटवर्किंग और आईटी और कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके क्षेत्र देखते हैं। एविएशन के लिए बहुत अच्छा माना गया है, एरोस्पेस के लिए अच्छा माना गया है, स्पेस के लिए अच्छा माना गया। कुंभ राशि और 11वां भाव करस्पॉन्डिंग राशि है उसकी, ये सारी चीज़ें कुंभ के अधीन है। तो 11वां भाव जो है वह इसका भी माना जाता है, अंतरिक्ष का। इसके अलावा 11वां भाव जो है काम त्रिकोण का हिस्सा है। 3रे, 7वें, 11वें भाव व्यापार के लिए बड़े शुभ होते हैं। तो व्यापार किसी भी तरीके का हो, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप 11वें भाव से देखते हैं। सेल्स और ट्रेड, वाणिज्य किसी भी तरीके का है, कॉमर्स हो गई और चीज़ों का खरीद फरोख्त हो गई, वो 11वें भाव से देखा जाता है। फिर यह भी भाव जो है वह धन का है, तो इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कॉमर्स, ऐसे विषयों के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। और टेक्निकल लाइन में कहेंगे तो आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिकल, इनके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। एरोस्पेस, एविएशन, इनके लिए। अब इसके अलावा 11वां भाव जो है राजनीति के लिए बड़ा शुभ है, क्योंकि लाभ है। अल्टीमेटली राजनीति भी क्या चाहिए, कोई भी सेक्टर में, बट विशेषकर राजनीति में लाभ। और ये छठे से छठे स्थान पे पड़ता है, तो छठा भाव मुख्य होता है। राजनीति का मुख्य भाव छठा भाव है, तो पॉलिटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। बड़े भाई बहन हम 11वें भाव से देखते हैं। तो ये जो है 11वां भाव है। अब अंतिम भाव 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? दुस्थान भाव है, यानी कि एक अशुभ स्थान माना गया है इसे। और ये व्यय दिखाता है, किसी भी चीज़ का व्यय। तो ये सिर्फ पैसे की हानि नहीं है कि आपका पैसा कहीं जो है खर्चा हो गया या डूब गया। ये तो हो भी सकता है कि पैसे, धन हानि हो भी सकती है, बट हानि किसी भी चीज़ की, हानि रिश्तों की, हानि स्वास्थ्य की, हानि जीवन की, हानि अपने किसी भी तरीके के आपके पोसेशंस की, संपत्तियों की,
कुछ भी चीज़ का हानि यहाँ पे संभव है। लॉस ऑफ एनीथिंग, इट डिपेंड्स कैसा है कुंडली में स्थिति। इसके अलावा 12वां भाव एकांत का होता है, अलगाव का होता है, दूरियों का होता है, विच्छेद का होता है, आइसोलेशन एंड सेपरेशन। फिर ये चीज़ों का व्यय भी दिखाता है, इस कारणवश ये डिनायल भी दिखाता है। डिनायल ऑफ एनीथिंग, क्या वह चीज़ मिलेगी ही नहीं, ये भी हो सकता है। तो डिनायल ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी डिनायल ऑफ मैरिज, डिनायल ऑफ रिलेशनशिप, डिनायल ऑफ चिल्ड्रन, डिनायल ऑफ हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। तो ये 12वें भाव की स्थिति। इसके अलावा 12वां भाव भी 8वें की तरीके से ही अस्थिरता, आकस्मिक उतार चढ़ाव और परिवर्तनों को दिखाता है। सडन इन चेंजेस, इनस्टेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशंस इन लाइफ। फिर यह भी बहुत अहम भूमिका निभाता है जीवन में किसी भी तरीके के संघर्ष, विलंब, दुख, पीड़ा, संताप को पैदा करता है। तो डिले, ऑब्स्टकल, स्ट्रगल, सॉरो, बॉन्डेज, सफरिंग, ये हमारे 12वें भाव से देखे जाते हैं। और एक बात जो विशेष है इस भाव की, वह यह कि यह जो है बंधन का भी है और मुक्ति का भी है। इट इज़ द सेम हाउस ऑफ बॉन्डेज एज वेल एज लिबरेशन, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है। तो मोक्ष त्रिकोण में 12वें भाव से हम मुक्ति भी देखते हैं, मोक्ष भी देखते हैं, और 12वें भाव से ही हम बंधन भी देखते हैं। ये डिपेंड करता है 12वें भाव की स्थिति कैसी है। तो यहाँ कंडीशन ये रहती है कि 12वां भाव अगर ठीक है और बाकी ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें चंद्रमा लग्न के स्वामी बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप रिलेट किससे करते हैं अपने आप को? अगर आप अपने आप को एक बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स ही समझेंगे, दैट आई एम दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स हु इज लिविंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, देन यू आर ट्रैप्ड इन बॉन्डेज। ऐसा वो एक्ट करेगा 12वां भाव जब ऐसी हालत में व्यक्ति सोचेगा, और ये नॉर्मल व्यक्ति की यही हालत होती है। पर यदि हम समय के साथ ये टटोल पाएँ और ये जान पाए थोड़ा बहुत कि भाई हमारा यह अस्तित्व नहीं, कुछ और है, फिर जब व्यक्ति धीरे 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 अपने असली अस्तित्व को खोजते हुए उस यात्रा पर निकलता है, आध्यात्मिक खोज की, और जब वह फाइनल उस डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, गंतव्य पे पहुंचता है, जो उसका असली स्वरूप है, ब्रह्म कह लो, आत्मा कह लो, कुछ भी कह लो, शून्य भी कह लो, वो भी 12वां भाव, तो वह मोक्ष की स्थिति है। तो इट डिपेंड्स कि व्हाट यू आइडेंटिफाई विद, आपका तादात्म्य किससे है जीवन में। आपका तादात्म्य एक भौतिक जगत, संसार और शरीर में, मन में, चित्त और बुद्धि में फंसे अहंकारी व्यक्ति का है, या फिर आपका तादात्म्य शुद्ध चैतन्य परब्रह्म से है। ये डिपेंड करता है। तो दैट इज वाई 12th हाउस इज बोथ बॉन्डेज एज वेल एज लिबरेशन। अगला पॉइंट, 12वां भाव जो होता है वो मृत्यु का भी माना गया है। 8वें 12वें भाव मृत्यु, विध्वंस, विनाश किसी भी चीज़ का दिखाते हैं। इसके अलावा बंधन के कारण होने की वजह से ये जेल, असाइलम, अस्पताल और लेबोरेटरीज, रिसर्च का होता है 12वां भाव। रिसर्च 8वां 12वां भाव रिसर्च के लिए बड़े अच्छे होते हैं, शोध के लिए, तो इससे हम लेबोरेटरीज देखते हैं। इसके अलावा 12वां भाव हर वह चीज़ जो छुपी हुई है, रहस्यात्मक है, ज़्यादा लोग नहीं जानते, गुप्त है, तो सीक्रेट्स, हिडन थिंग्स, पैरानॉर्मल थिंग्स, ये भी यहाँ पे 12वें भाव से देखी जाती हैं, और इसीलिए ये बड़ा अहम भूमिका निभाता है। 8वें की तरह जितने भी गुप्त विद्याएं, ऐसे रहस्यात्मक विषय, ज्योतिष हो गई, तंत्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गए, और हर प्रकार की गुप्त विद्याएं हो गई, वह इसके अधीन आती हैं। इसके अलावा इसी वजह से ये शोध के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ा हम 12वें अष्टम भाव से देखते हैं। 12वां भाव विदेश का भी होता है, तो विदेश या विदेशी चीज़ें, फॉरेन लैंड्स, फॉरेन पीपल, फॉरेन थिंग्स, तो यह 12वां भाव दिखाएगा। इसके अलावा इसी वजह से ये यात्राएं दिखाता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म। 12वां भाव जो होता है वह दाम्पत्य सुख का है, बेड प्लेजर्स एंड कॉन्जुगल लाइफ, तो वैवाहिक जीवन में इसकी बड़ी भूमिका होती है। अगर 12वां भाव चौपट है तो वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुख की भारी कमी दिखाई पड़ती है, और जिस वजह से एक वक्त पर वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं पैदा होती हैं। तो यहाँ पे 12वां भाव जो है वह वैवाहिक जीवन में भी बड़ी अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा 12वां भाव जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, सपनों का है, नींद का है। 12वां भाव खराब होगा, व्यक्ति को नींद आने में समस्या होती है, नींद की समस्याएं होती हैं, सपने बहुत खराब आते हैं, नींद टूटती बहुत है, और हमेशा आपके मन में अशांति भरी रहेगी, कुछ ना कुछ चलते रहेगा। पर 12वां भाव अगर अच्छा है तो ये कल्पना शक्ति बहुत अच्छी देता है,
और नींद अच्छी आएगी, व्यक्ति को मानसिक समस्याएं ज़्यादा नहीं होती। तो सबकॉन्शियस माइंड मजबूत है, इमेजिनेशन अच्छा है, स्लीप इश्यूज़ नहीं है 12वां भाव अगर शुभ हो। ऐसे ही 12वां भाव दिमाग के बाएं हिस्से को दिखाता है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, पैरों को दिखाता है, फीट, और मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा होने के कारण यह मुख्य भाव बनता है ध्यान, योग, समाधि, साधना और तपस्या और अंतिम मोक्ष, लिबरेशन, मुमुक्षुत्व। तो ये यहाँ पे 12वें भाव के चीज़ें हैं। तो हमने आज सारे भाव कवर कर लिए, जिसमें हमने 12 के 12 भावों को अब देखा और क्या क्या वह संबोधित करते हैं इसको गहराई में समझा। अब आगे के वीडियोस में हम और भी कुछ रोचक विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ज्योतिष के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पर लोगों को उसके बारे में गहराई में जानकारी नहीं है और उसको या तो कई लोग समझते हुए भी नकार देते हैं या फिर समझते ही नहीं हैं। तो उनको जो है उनके बारे में चर्चा की जाएगी अगले वीडियो में। तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद तक आज समझ पाए होंगे चीज़ों को। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।